हाँ भाई, तो चैप्टर नंबर 5 इज एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, व्हिच मींस हीट चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। बेटा हर प्रोसेस में, चाहे फिजिकल प्रोसेस हो या केमिकल प्रोसेस हो, उसमें हीट का कुछ अमाउंट या तो इवॉल्व होता है या फिर एब्जॉर्ब होता है। और बेटा इस वजह से सिस्टम के अंदर हीट चेंज आता है। जैसे बेटा अगर आप एक कप में चाय निकाल के यहाँ पे रखोगे तो चाय में हीट ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू एनवायरमेंट, और हम देखेंगे बेटा चाय से हीट निकल के एनवायरमेंट में जाती रहेगी। ठीक है भाई। और इस तरह चाय का टेम्परेचर क्या होने लगेगा, कम। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर चाय से हीट निकल के एनवायरमेंट में जा रही है तो इसका मतलब हीट क्या हो रही है, चेंज। चाय की कम हो रही है, एनवायरमेंट की बढ़ रही है, तो कम होना और बढ़ना मतलब चेंज। इसी तरह का चेंज केमिकल रिएक्शंस के दौरान भी आता है, या तो हीट बाहर निकलती है सिस्टम से या सिस्टम के अंदर आती है, जिसकी वजह से हीट में क्या आता है, चेंज। और इसी हीट चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब बेटा सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें जो हमें पढ़ना है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जी बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक उन रिएक्शंस को कहा जाता है जिसमें प्रोसेस के दौरान हीट इवॉल्व होती है, यानी बाहर निकलती है। ठीक है भाई, वो रिएक्शंस जिनके दौरान हीट जो है वो क्या होती है, इवॉल्व, सिस्टम से बाहर निकलती है, उन्हें क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होते हैं बेटा? वो रिएक्शंस जिनमें प्रोसेस के दौरान हीट सिस्टम में एब्जॉर्ब होती है। अब ये तो आप सब जानते हैं जी बेटा, ये आ, होती है फोकस आउट होने की वजह से, स्किन की ब्लरिंग। सेट हो जाएगा कुछ देर में। एक्सोथर्मिक यानी कि वो रिएक्शन जिनके दौरान सिस्टम से हीट क्या होती है, इवॉल्व। और एंडोथर्मिक यानी कि वो रिएक्शंस जिनके दौरान सिस्टम में हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब। बेटे जब हम केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं तो आपको ये बात पता होनी लाजमी है। ठीक है बेटे, आपको ये बात पता होनी लाजमी है कि जब हम केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं तो ये हीट इवॉल्व किससे होती है और एब्जॉर्ब किस में होती है। तो बेटा याद रखिएगा, इवॉल्व भी रिएक्टेंट्स से होती है और एब्जॉर्ब भी रिएक्टेंट्स में होती है। बेटा ये बात याद रखिएगा कि हीट इवॉल्व भी रिएक्टेंट से होती है और एब्जॉर्ब भी रिएक्टेंट्स में होती है। ठीक है भाई। अब जैसे कि एग्जांपल, कंबस्शन रिएक्शंस जितने भी होते हैं, कंबस्शन यानी जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बर्न होता है, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब देखो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस की दो पहचानें हैं। आप इक्वेशन देखकर कैसे पहचानोगे कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक? तो इसकी दो पहचान है। पहली पहचान ये है कि अगर इक्वेशन में हीट मेंशन्ड है तो वो हमेशा प्रोडक्ट साइड पर होगी। ठीक है बेटा, पहली पहचान क्या है, हीट इज रिटन ऑन द प्रोडक्ट साइड। और दूसरी पहचान कि अगर हीट नहीं लिखी, डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है, तो वो क्या किस साइन के साथ होती है, नेगेटिव। ये डेल्टा एच होता है चेंज इन एंथैल्पी। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत नए तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको ये पता तो होगा ही कि डेल्टा एच क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी। तो बेटा इक्वेशन देखकर आप कैसे समझोगे कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक?
ठीक है बेटा, तो दो पहचाने हैं, दो में से कोई एक लाजमी होगी अगर नीडेड है पहचानने की, तो या तो हीट लिखी होगी प्रोडक्ट साइड पे या साइन ऑफ डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव। इसी तरह अब ये एग्जाम्पल्स बुक की एग्जाम्पल्स हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन जिसमें क्या बन रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड, या कार्बन और सल्फर का रिएक्शन जो कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, CH2 कार्बन डाई सल्फाइड। ठीक है बेटा, नाउ अब ये जो रिएक्शंस हैं ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस की पहचान क्या होती है, दो पहचाने अगेन। जिस तरह एक्सो में हीट का लिखी है प्रोडक्ट साइड पे, एंडो में हीट का लिखी होगी रिएक्टेंट साइड पे। एक्सो में साइन ऑफ डेल्टा एच नेगेटिव होता है, एंडो में साइन ऑफ डेल्टा एच क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि एनर्जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट्स। बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की एनर्जी प्रोडक्ट्स की एनर्जी से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं तो उसमें से हीट क्या हो रही है, इवॉल्व, बाहर निकल गई सिस्टम से, और वो हीट जो बाहर निकल गई वो प्रोडक्ट में तो नहीं आई। इस वजह से एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के रिएक्टेंट्स की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा होती है। और एनर्जी स्टेबिलिटी का रिलेशनशिप आप सब जानते हैं, इनवर्स। तो प्रोडक्ट्स की स्टेबिलिटी रिएक्टेंट से ज्यादा होती है, विच मींस प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट्स। ठीक है बेटे, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि भाई एनर्जी प्रोडक्ट्स की रिएक्ट, तो स्टेबिलिटी जो है वो रिएक्टेंट से ज्यादा होगी। अगर हम एंडोथर्मिक की बात करें तो उल्टा हो जाएगा, है भाई, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट्स। क्यों भाई? क्योंकि रिएक्टेंट्स जो हैं वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, बाहर से हीट रिएक्टेंट्स एब्जॉर्ब करके फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। यानी कि जो रिएक्टेंट्स की अपनी हीट है वो तो प्रोडक्ट में आ ही रही है, जो इजाफी हीट रिएक्टेंट्स ने एब्जॉर्ब की है वो भी प्रोडक्ट में आ जाती है। इस वजह से एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट्स की एनर्जी रिएक्टेंट्स की एनर्जी से ज्यादा होती है। और बेटा स्टेबिलिटी फिर ऑब्वियस सी बात है, इनवर्स है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट्स, बिकॉज रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा, और प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम। तो बेटा ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस का। एक चीज और लिख लें बेटा, जिस कंटेनर में एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा होता है वो कंटेनर हॉट हो जाता है, और जिस कंटेनर में एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है वो कंटेनर ठंडा हो जाता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि जब हीट रिएक्टेंट से बाहर निकल रही है ना, तो बेटा कुछ हीट कंटेनर की वॉल्स में चली जाती है और बाकी बाहर चली जाती है। इस वजह से कंटेनर की वॉल्स गर्म हो जाती हैं, और एंडोथर्मिक प्रोसेस के दौरान जो हीट एब्जॉर्ब होती है सराउंडिंग से, तो बेटा वो कंटेनर से भी कंटेनर की वॉल की हीट भी रिएक्टेंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से कंटेनर की वॉल्स कैसी हो जाती हैं, ठंडी। ठीक है बेटा, तो ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस का। बेटे आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के दो डिविजन्स हैं। इस चैप्टर में हमें स्टडी करनी है दो ब्रांचेस। एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है थर्मोकेमिस्ट्री, दूसरी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, वी हैव टू स्टडी दीज टू regions of science. One is the branch of chemistry, that is thermochemistry. One is a branch of physics, that is thermodynamics.
अच्छा, किताब में अगर देखा जाए तो मैं अगेन बेटा इसको पढ़ाते हुए किताब को थोड़ा फॉलो इसलिए नहीं करता क्योंकि किताब में चीजें मिक्सअप है और हमारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि वो कब थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ रहा है और कब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहा है। हाँ, अब अगर आप लोग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो और मतलब फर्स्ट और सेकेंड ईयर पढ़ चुके हो तो मेरे ख्याल से आपके अंदर इतना सेंस डेवलप हो जाना चाहिए अब तक कि मैंने बोला कि केमिकल प्रोसेसेस के दौरान भी हीट चेंजेस होता है, हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है। फिजिकल प्रोसेसेस जैसे कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एक पिस्टन सिलेंडर सिस्टम में एक गैस है, अब उसको कभी हम हीट सोर्स पे रख रहे हैं, कभी हीट सिंक पे रख रहे हैं, कभी वॉल्यूम कांस्टेंट करके, कभी प्रेशर कांस्टेंट करके, कभी टेम्परेचर कांस्टेंट करके। नाउ इस पूरे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो आपने फिजिक्स में पढ़ा, कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो रहा ना, वहां हो रहा है फिजिकल प्रोसेस। तो फिजिकल प्रोसेसेस की हीट चेंजेस फिजिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में, केमिकल प्रोसेसेस की हीट चेंजेस केमिस्ट्री में यानी थर्मोकेमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। बेटा आप इस बात को इसी तरह से क्लैरिफाई रखना, और इसी वजह से मैं बुक से थोड़ा सा हट के इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा। पहले बेटा मैं बुक में से सारे मतलब हमारे चैप्टर के सारे थर्मोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। आपको पता होगा कि आप थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट केमिकल रिएक्शंस। और फिर हम थर्मोडायनेमिक्स पे जाएंगे तो आपको वो भी पता होगा कि यहाँ पे अब किसी केमिकल रिएक्शन की बात नहीं हो रही, हम वही पिस्टन सिलेंडर सिस्टम की बात करेंगे जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रोसेस हो रहा है, हीट का आना जाना, उससे वॉल्यूम प्रेशर ऑफ द गैस का चेंज होना, कोई केमिकल प्रोसेस उसमें नहीं हो रहा। ठीक है भाई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थर्मोकेमिस्ट्री की बात करेंगे। हाँ भाई, थर्मोकेमिस्ट्री, व्हाट इज थर्मोकेमिस्ट्री? स्टडी ऑफ हीट evolved or absorbed during chemical reactions। बेटा केमिकल रिएक्शंस के दौरान, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट थर्मोकेमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शंस के दौरान जितनी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है उसकी स्टडी क्या कहलाती है बेटा? थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है बेटा, उस हीट की स्टडी, वो हीट जो केमिकल रिएक्शंस के दौरान इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है, उस हीट की स्टडी क्या कहलाती है? थर्मोकेमिस्ट्री। कौन सी वाली? नहीं, क्यों बोल रहे थे? विल सी। ठीक है बेटा, तो स्टडी ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। अब बेटा थर्मोकेमिस्ट्री के सबसे पहले कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्योंकि इधर वो केमिकल रिएक्शंस है और हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा थर्मोकेमिस्ट्री का सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, एक्सो एंड एंडोथर्मिक, जो हम पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़नी है कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ टर्म्स। और बेटा टर्मिनोलॉजीज का ही सारा गेम होता है। बेटा मैं लास्ट ईयर की बात बताता हूँ। लास्ट ईयर एक बैच में, एप्टीट्यूड का एक बैच 80-90 स्टूडेंट्स का, जिसके अंदर समझ लें 30 के करीब ए लेवल के बच्चे होंगे और अपना 40 के करीब इंटरमीडिएट के होंगे और बाकी खान बोर्ड, फेडरल बोर्ड के होंगे 8-10। तो मैंने एक चीज ये महसूस की लास्ट ईयर कि अल्फाजों का जो गेम है ना, वो बड़ा अजीब सा है। हमारे इंटर के बच्चे कॉन्सेप्ट से ज्यादा अल्फाजों में मार खा रहे हैं। मैंने लास्ट ईयर, यानी जो सेकेंड ईयर में बच्चे बैठे हुए हैं, लास्ट ईयर जब वो फर्स्ट ईयर में थे, तो मैंने जब उनको ये चैप्टर पढ़ाया ना, तो आप लोग जो
आप में से जिन जिन ने मुझसे फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री पढ़ी है उनसे थोड़ा सा हटके पढ़ा है, ठीक है, थोड़ा सा हटके पढ़ा है मैंने। मतलब अब जो बच्चे एप्टीट्यूड में है, मरियम साजिद है, और आपका लाइबा महमूद है, ठीक है, फहद काशिफ है लड़कों में, दानिश ने भी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री मुझसे ही पढ़ी है, ये उसके कंपैरिजन में ना मैंने थोड़ा सा हटके पढ़ाया, क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि सिर्फ अल्फाजों का गेम है। और अब मैं आपको उसी वे में पढ़ा रहा हूँ। बेटा कहीं कहीं ना आप सिर्फ अल्फाजों से मार खा जाते हो अपने। जैसे सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, इंथैल्पी, कैपिटल एच। बेटा इंथैल्पी इज नथिंग बट द हीट, टोटल हीट ऑफ रिएक्शन। अच्छा ये टर्म क्योंकि दोनों में आएगी, थर्मोडायनेमिक्स में भी और थर्मोकेमिस्ट्री में भी, यानी फिजिकल प्रोसेस में भी और केमिकल प्रोसेस में भी। तो केमिकल में रिएक्शन, फिजिकल में लिखा है सिस्टम। बेटा देखो इंथैल्पी कोई अलग चीज नहीं है, इंथैल्पी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इंथैल्पी कोई कह लीजिए कि कोई बहुत दूर परे की चीज नहीं है। हीट को इंथैल्पी कहते हैं। अब जिस तरह कॉन्सेप्ट डेवलप करवा रहा हूं उस तरह से करना। मैं कह रहा हूं इंथैल्पी कोई अलग चीज नहीं है, हीट को ही इंथैल्पी कहते हैं। तो बेटा अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो एक केमिकल रिएक्शन की टोटल हीट को उसकी इंथैल्पी कहेंगे। अगर एक फिजिकल प्रोसेस हो रहा है, जैसे वही पिस्टन सिलेंडर सिस्टम, और उसमें गैस भरी हुई है और आप उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, तो बेटा उस सिस्टम की टोटल हीट को इंथैल्पी कहेंगे। मतलब थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स में हीट के लिए इंथैल्पी का वर्ड यूज होगा। तो इंथैल्पी कोई अलग रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है बेटा। हीट इंथैल्पी है, इंथैल्पी हीट है, ठीक है बेटा। एक सिस्टम की या रिएक्शन की टोटल हीट को क्या कहा जाता है? इंथैल्पी। और मैथमेटिकली ये बराबर होती है E प्लस पीवी, ठीक है। अब ये फिजिकल प्रोसेस के लिए है। अब क्योंकि एंथैल्पी तो बेटा एक ही बार पढ़ेंगे ना, आप थर्मोकेमिस्ट्री में अलग और थर्मोडायनामिक्स में अलग तो नहीं पढ़ेंगे। फॉर फिजिकल प्रोसेसेस यानी कि वही एक पिस्टन सिलेंडर सिस्टम में गैस भरी हुई है, उसकी एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है? E प्लस पीवी। ई क्या है? इंटरनल एनर्जी। पीवी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है बेटे। E इज इंटरनल एनर्जी एंड पीवी इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो बेटा अगर मैं एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट से ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगी मेरे पास उस सिस्टम की? एंथैल्पी। नाउ दिस इज फॉर द फिजिकल प्रोसेसेस। बेटा ज्यादा जो टर्म यूज होगी ना वो होगी चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच। आमतौर पे किसी भी चीज का चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन यहाँ चेंज इन एंथैल्पी एक भरपूर कॉन्सेप्ट है, और एक चेंज इन एंथैल्पी से इतनी टर्म्स ड्राइव होंगी कि आपकी सोच है, बहुत ध्यान से सुनना इसको। चेंज इन एंथैल्पी, हीट evolved or absorbed at constant pressure। मैंने आपको बताया कि एंथैल्पी कोई अनोखी चीज नहीं है, टोटल हीट को एंथैल्पी कहते हैं। चेंज इन हीट को चेंज इन एंथैल्पी कहते हैं। बेटा चाहे केमिकल प्रोसेस हो रहा हो, केमिकल रिएक्शन, चाहे फिजिकल प्रोसेस हो रहा हो पिस्टन सिलेंडर सिस्टम में, बेटा प्रोसेस के दौरान जितनी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब हो रही है एट कांस्टेंट प्रेशर उसे कहा जाएगा चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है बेटा। प्रोसेस के दौरान जितनी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब हो रही है एट कांस्टेंट प्रेशर उसको कहा जाएगा चेंज इन एंथैल्पी। तो बेटा एक सिस्टम की टोटल हीट एंथैल्पी है, और वो हीट जो जा रही है या आ रही है वो चेंज इन एंथैल्पी है, ठीक है बेटा। टोटल हीट इज एंथैल्पी एंड चेंज इन हीट इज चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है बेटा। टोटल हीट एंथैल्पी, और वो हीट जो कि इवॉल्व या एब्जॉर्ब हो रही है वो चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है बेटा। ये बात सबको समझ में आ गई? क्योंकि इससे काफी सारी टर्मिनोलॉजीज ड्राइव होनी है।
जी बेटा, यहां तक की बात सबको समझ में आ गई? क्योंकि इससे काफी सारी टर्मिनोलॉजीज ड्राइव होनी है। अब देखो बेटा, आपने फर्स्ट ईयर में सुना तो होगा हीट ऑफ फॉर्मेशन, है ना भाई? सुना तो होगा हीट ऑफ फॉर्मेशन। जी वरीशा दुआ, वरीशा दुआ क्या कह रही हैं? क्या चीज दोबारा बताऊं बेटा? मैं कह रहा हूं किसी भी सिस्टम की टोटल हीट को इंथैल्पी कहते हैं, और वो हीट जो सिस्टम से बाहर जा रही है, सिस्टम के अंदर आ रही है, उसे चेंज इन एंथैल्पी कहते हैं। बहुत आसान सी बात है, और बहुत आसान से लफ्जों में और बहुत आसान से अंदाज में आपको कन्वे कर रहा हूं कि टोटल हीट एंथैल्पी है, और वो हीट जो कि बाहर जा रही है या अंदर आ रही है वो चेंज इन एंथैल्पी है। दैट्स इट। अब आपने फर्स्ट ईयर में सुना होगा हीट ऑफ फॉर्मेशन, है ना? न्यूमेरिकल भी थे हीट ऑफ फॉर्मेशन के। अब यही ए लेवल के बच्चे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो परेशान होने की क्या बात है? हीट ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एक ही बात है। हीट एंथैल्पी है ना, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं, कोई मसला है? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं या आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, कोई मसला है? अल्फाजों से परेशान होते हो आप, ठीक है बेटा? तो जो बात मैं हमेशा कहता हूं ना कि बच्चे कमतर फील ना करें खुद को। थोड़ा सा अल्फाजों का गेम है, कॉन्सेप्ट्स का भी है नो डाउट, लेकिन अल्फाजों का ज्यादा है। तो बेटा अब हम सारे अल्फाजों के साथ ही बात बताएंगे। अब हमें जो टर्मिनोलॉजी स्टडी करनी है, सब चेंज इन एंथैल्पी से ही ड्राइव हुई है। पहली है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं इसको। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन कह लो, एक ही बात है। ठीक है भाई, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कह लो या हीट ऑफ रिएक्शन कह लो, एक ही बात है। तो हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ रिएक्शन। अब देखो, हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब तो चेंज इन एंथैल्पी है ना। मैंने क्या बताया था? वो हीट जो टोटल हीट जो है वो एंथैल्पी है, और वो हीट जो बाहर जा रही है अंदर आ रही है वो चेंज इन एंथैल्पी है। तो देखो, वो हीट जो इवॉल्व या एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो क्या है? चेंज इन एंथैल्पी। किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान हो रही है, तो उस चेंज इन एंथैल्पी को क्या बोल दूंगा? हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो अब इसके बाद जो कुछ भी लिख रहा हूं ना, सब चेंज इन एंथैल्पी की मुख्तलिफ फॉर्म्स है। ठीक है बेटा, सब चेंज इन एंथैल्पी की मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। हीट ऑफ रिएक्शन हो, हीट ऑफ फॉर्मेशन हो, हीट ऑफ कंबस्शन हो, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो, सब चेंज इन एंथैल्पी की मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे जनरलाइज टर्म है हीट ऑफ रिएक्शन। जनरली किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब हो रही है, उस चेंज इन एंथैल्पी को हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। और इसको कैलकुलेट करने का तरीका, अब ये इंटरमीडिएट में नहीं है, लेकिन बेटा इससे एप्टीट्यूड में सवाल आए हुए। आप अपनी किताब देखिएगा, आपकी किताब में बड़े टाइट टाइट सवाल हैं कैलकुलेशंस के। थर्मोकेमिस्ट्री आपकी जो एप्टीट्यूड की हमने बुक दी है, उसमें थर्मोकेमिस्ट्री की ऐसी ऐसी कैलकुलेशन है जो आपने फर्स्ट ईयर में शक्ल भी नहीं देखी होगी। बट यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला जो कि मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। तो हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स है। पी प्रोडक्ट आर रिएक्टेंट, तो टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ reactants. That's how you will calculate enthalpy of reaction. ऐसे ही enthalpy या हीट
ऑफ फॉर्मेशन, जिसे आप डेल्टा एच एफ से रिप्रेजेंट करते हो। तो भाई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? हीट evolved or absorbed in a reaction, heat evolved or absorbed in a reaction in which 1 mole of a substance is formed from its elements। अब देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी सब्सटेंस का 1 मोल अपने एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनेगा। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड तो कई रिएक्शंस में बन रही होगी, ऐसा है कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत सारे रिएक्शंस में बनती है, लेकिन सिर्फ ये वाला रिएक्शन फॉर्मेशन रिएक्शन कहलाता है। अभी कार्बन डाइऑक्साइड तो सैकड़ों रिएक्शंस में बन सकती है, लेकिन ये वाला रिएक्शन फॉर्मेशन रिएक्शन कहलाता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अपने एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बन रही है। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट्स के मिलने से बन रही है। बेटा ऐसे तमाम रिएक्शंस जिसमें एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं और एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं, ऐसे रिएक्शंस को फॉर्मेशन रिएक्शंस कहा जाता है। और ऐसे रिएक्शंस के दौरान जितनी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है उसे हीट ऑफ फॉर्मेशन या फॉर्मेशन कहा जाता है। समझ में आया बेटा? तो जब किसी भी कंपाउंड का 1 मोल अपने एलिमेंट्स के डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बनेगा, ये अल्फाज सुनो बेटा, जब किसी भी कंपाउंड का 1 मोल अपने एलिमेंट्स के डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बनेगा, तो ऐसे तमाम रिएक्शंस में जितनी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है उसे क्या कहा जाता है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन। समझ में आया सबको? जी बेटा, समझ में आया सबको कि ऐसे तमाम रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट का 1 मोल अपने एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बन रहा हो, ऐसे रिएक्शंस में जितनी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है उसे क्या कहा जाता है? हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बेटा ये भी ऐसे ही आती है, हीट ऑफ फॉर्मेशन भी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी टोटल एंथैल्पी इस साइड की यहां पे रखोगे, टोटल एंथैल्पी रिएक्टेंट साइड की यहां पे रखोगे, माइनस करोगे, क्या आ जाएगी? हीट ऑफ फॉर्मेशन। हाँ भाई, इसके बाद है एंथैल्पी या हीट ऑफ कंबस्शन। अब एंथैल्पी या हीट ऑफ कंबस्शन क्या है बेटा? हीट इवॉल्व, अब यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं आएगा क्योंकि कंबस्शन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द कंबस्शन ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। बेटा जब किसी भी सब्सटेंस को आप जलाते हो, बर्न करते हो, तो ये कंबस्शन रिएक्शन कहलाता है। और कंबस्शन रिएक्शन में वो सब्सटेंस किससे रिएक्ट कर रहा होता है? ऑक्सीजन से। और उसमें से हीट क्या हो रही होती है? फ्लेम क्या हो रहा होता है? इवॉल्व। जैसे मीथेन। तो बेटा जब किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को मैं जलाऊंगा,
जब किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को मैं जलाऊंगा तो इस दौरान जितनी हीट इवॉल्व होगी, ठीक है बेटा, जब किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को मैं जलाऊंगा तो उसके दौरान जितनी हीट इवॉल्व होगी वो क्या कहलाएगी? हीट ऑफ कंबस्शन। तो इस रिएक्शन में देखो मीथेन से पहले कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 मोल है, तो 1 मोल मीथेन को मैं जला रहा हूं, जितनी हीट इवॉल्व होगी वो क्या कहलाएगी? एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन या हीट ऑफ कंबस्शन। बेटा इसकी कैलकुलेशन बड़ी टाइट है, बाकी सबसे ये बिल्कुल अलग है। हीट ऑफ कंबस्शन ये है, तो अगर आप बाकियों की तरह कैलकुलेट करोगे आंसर गलत आएगा। रिमेंबर, हीट ऑफ कंबस्शन इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। बाकी दोनों क्या थे? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। ये क्या है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। ये टर्मिनोलॉजी है। तो आपको मैंने क्या बताया बेटा कि किसी भी सिस्टम की या रिएक्शन की टोटल हीट को एंथैल्पी कहते हैं, और वो हीट जो सिस्टम से या रिएक्शन से बाहर जा रही है या अंदर आ रही है उसे चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच कहते हैं। और उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स केमिकल रिएक्शंस की मुख्तलिफ टाइप्स के हवाले से हैं। जनरली किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब हो रही है वो हीट ऑफ रिएक्शन कहलाती है। लेकिन ये खास रिएक्शन जिसे फॉर्मेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें एलिमेंट्स रिएक्ट करके कंबाइन होकर कंपाउंड बना रहे हैं, ऐसे रिएक्शन में जितनी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन कहलाती है। और बेटा जब किसी भी सब्सटेंस को हम जला रहे होते हैं, बर्न कर रहे होते हैं, तो 1 मोल सब्सटेंस को जलाने के दौरान जितनी हीट इवॉल्व होती है उसे हीट ऑफ कंबस्शन कहते हैं। तो बेटा जनरली किसी भी रिएक्शन के लिए हीट ऑफ रिएक्शन कहेंगे, लेकिन कोई खास रिएक्शन की टाइप है, जैसे फॉर्मेशन रिएक्शन है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन कह देंगे। कंबस्शन है तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन या हीट ऑफ कंबस्शन कह देंगे। है सब के सब क्या? चेंज इन एंथैल्पी। हाँ बेटा समझ में आ गई सबको ये?